वेलकम एवरीबॉडी अगेन। पिछले दो वीडियोस में हमने परमुटेशंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, तो होप कि आपको समझ में आया होगा परमुटेशंस के बारे में। कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमने पढ़ने हैं कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अगर आपको परमुटेशंस अच्छे से समझ में आया तो तभी आपको कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे, ठीक है। लेकिन जैसा कि परमुटेशंस पढ़ने से पहले हमने पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम उसमें थोड़ा एडिशन के बारे में भी समझेंगे और मैं उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं फिर से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे लिखना स्लो ही ठीक लगता है। मैं ज़्यादा स्पीड में लिख नहीं सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने देखा था कि हम कभी कभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई एक चीज़ करने के m वेज हैं, है ना, और कोई एक दूसरी चीज़ करने के हमारे पास n वेज हैं, है ना, तो टोटल वेज हमारे पास कितने हुए मैंने बताया था आपको कि हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू एन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास थ्री शर्ट्स हैं, यही एग्जाम्पल ली थी शायद हमने, और दो पैंट्स हैं, है ना, तो आप इनको कितने अलग अलग वेज में पहन सकते हो। मतलब एक पैंट के साथ आप दूसरी शर्ट पहन सकते हो, उसी पैंट के साथ आप एक और शर्ट पहन सकते हो, है ना। मतलब जैसे ये तीन शर्ट्स हैं और दो पैंट्स हैं, ठीक है, इसके साथ आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, फिर इसके साथ ये, फिर ये, है ना। तो ऐसे करके हमें ये इसकी ऐसे डायग्राम ना बनानी पड़े, इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम इनको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि ये सिक्स वेज है ना। और ये जो सिक्स वेज निकलते हैं यही परमुटेशंस थी, ठीक है ना। मतलब इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें ऐड भी करना पड़ता है, ठीक है ना। वो भी तो काउंटिंग, देखो काउंटिंग में दो ही चीजें हैं, या तो ऐड है या तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा और इसको अच्छे वे में एक्सप्लेन कर, मतलब और अलग वे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे किसी वे में। देखो, इसमें आपने दो वर्ड याद रखने हैं, एंड और। देखो, एंड के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और के केस में हम प्लस करते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए 2 मिनट के लिए ध्यान रखो। अब मैं बताता हूँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम कभी कभी, क्योंकि यहाँ हमने जैसे मल्टीप्लाई किया, कभी कभी हमें यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा, और वो हमें कैसे पता चलेगा वो अभी हम देखेंगे। देखो, अगर या तो अगर हमें चीजें, मतलब जैसे कि आपके पास शर्ट्स हैं, ठीक है, एंड पैंट्स है ना, एंड टू पैंट्स है। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आपके पास तीन शर्ट्स हैं और दो पैंट्स हैं, और आपको इन दोनों से चूज करना है ना। मतलब यू हैव टू चूज फ्रॉम शर्ट्स एंड पैंट्स। तो इस केस में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, है ना। आपको शर्ट से चूज करना है एंड पैंट से चूज करना है। और अगर दूसरी एग्जांपल लें हम, हमारे पास अगर आप इधर, अगर आपके पास होगा, सपोज करो, वाइट शर्ट्स, 5 वाइट शर्ट, और आपके पास हैं 3 ब्लू शर्ट्स, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इधर चूज फ्रॉम इधर व्हाइट शर्ट्स और ब्लू शर्ट्स। तो इस केस में हम ऐड नहीं करेंगे, इस केस में हमारे पास टोटल कितने वेज हैं शर्ट्स को चूज करने के, इसमें हम प्लस करेंगे, 5 + 3 8। हमारे पास 8 वेज हैं जिससे हम शर्ट को चूज कर सकते हैं। होप कि आपको थोड़ा बहुत में समझ में आया होगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो मतलब आप या तो व्हाइट शर्ट्स चूज करो, या तो आप ब्लू शर्ट्स चूज करो। मतलब इधर यू हैव टू चूज व्हाइट शर्ट्स और यू हैव टू चूज ब्लू शर्ट्स। तो इस केस में जब और वाला केस बनेगा तो हम ऐड करेंगे, अगर एंड वाला केस बनेगा तो हम
मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको देखने का ना एक और तरीका भी है। देखो इसमें हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है शर्ट्स का सेट और इस एक है पैंट्स का सेट। ठीक है, अब हमें जो आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो मुझे थोड़ी खांसी हो सकती है बीच में। देखो इसमें हमें दोनों सेट से चूज करना है, मतलब शर्ट्स वाले सेट से भी और पैंट वाले सेट से भी, है ना। तो दोनों से जब चूज करना होगा ना, दोनों सेट से, तो हम उस केस में मल्टीप्लाई करेंगे। और वैसे भी ये इजीली अंडरस्टूड भी है कि इसको 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 फिर इसको इसको ऐसे करके, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम। और अगर हमें एक ही सेट से चूज करना है, जैसे कि या तो आप व्हाइट शर्ट चूज करोगे या तो ब्लू करोगे, दोनों एक साथ नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको ऐड करना है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल भी मैं बताता हूं आपको। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। ए से बी जाने का हमारे पास तीन रास्ते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं R1। मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे खांसी है थोड़ी सी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। R4 R5, देखिए आपके पास ए सिटी है, सपोज करो सिटी ले लो, गांव ले लो, कुछ भी ले लो। ए से बी जाने के आपके पास तीन रास्ते हैं, ठीक है। और बी से सी जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। ये एक हमने कंडीशन बना ली। तो अगर इसमें हमें वो पूछता है कि व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन गो फ्रॉम, इन विच यू कैन गो फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। इन विच यू कैन गो फ्रॉम ए टू सी। देखो अब आपको ए से सी पे जाना है। अब पहली चीज आपको जो मैंने पहले दिन बताया था उसी से समझ आ रहा होगा कि तीन रास्ते यहां से हैं, ए से बी जाना पड़ेगा फिर सी जाना पड़ेगा, है ना। ए से बी जाना पड़ेगा फिर सी जाना पड़ेगा। अब दोनों कॉन्सेप्ट से आप देखिए इसको। अगर आपको तीन रास्ते यहां मिल रहे हैं और दो रास्ते यहां मिल रहे हैं, तो वही एम वेज यहाँ पे है, एन वेज यहाँ पे है, तो टोटल वेज कितने होंगे? 3 × 2 = 6 वेज, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे वे में देखें, जैसा मैंने अभी समझाया आपको, कि आपको ए से बी जाना है ना, बी, एंड आपको बी से सी जाना है, तो अब बन गया ना ये एंड वाला केस, ठीक है। मतलब अब ए से बी कितने रास्ते हैं? तीन रास्ते हैं। बी से सी कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। तो इसलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वेज, अगर हम इस वे में भी देखें, है ना। और अगर एक और मैंने बताया कि आपको इस सेट से भी चूज करना है, आपको इस सेट से भी चूज करना है, आप किसी को अकेला चूज नहीं करोगे, आपको ए से बी वाले में भी रास्ते, इन रास्तों में से भी कोई एक रास्ता चूज करना पड़ेगा, आपको बी से सी भी एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। मतलब आपको दोनों सेट से चूज करना है ना, तो अगेन एंड वाली कंडीशन। तो जब भी मैंने आपको बताया दोनों सेट से चूज करोगे तो मल्टीप्लाई, एक से करोगे तो ऐड, तो इसीलिए भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। होप कि आपको अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये कॉन्सेप्ट है एक, और ये क्वेश्चंस में यूज होगा। अभी जैसे हम कॉम्बिनेशंस पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद जब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, तो उसमें ये काफी यूज होगा। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यू आर इन सिटी बी, ठीक है। आप सिटी बी में है, अब आपको बी से बाहर निकलना है, एंड यू हैव टू लीव सिटी बी, ठीक है। सिटी बी को आपको लीव करना है, ठीक है। देखिए अब आपको सिटी बी को लीव करना है। अब आप सिटी बी को लीव कैसे कर सकते हो? इधर यू कैन चूज दीज 3 वेज और यू कैन चूज दीज 3 वेज। अब ये और वाली कंडीशन बन गई ना, तो और वाली कंडीशन में हमारे पास कितने रास्ते, टोटल कितने रास्ते हैं हमारे पास? 3 + 2 = 5 वेज। समझ में आया? ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि बी से आपको बाहर निकलना है, या तो आप ए की तरफ जाओगे या तो आप सी की तरफ जाओगे। अगर आप, मतलब आप या तो एक इस सेट से चूज करोगे या तो इस सेट से चूज करोगे, है ना। तो अभी और वाली कंडीशन है
है ना? तो होप कि आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग थोड़ा समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पहले भी मैंने यही करवाया था। तो हम स्टार्ट करते हैं अब कॉम्बिनेशन हमारा। देखो, कॉम्बिनेशंस भी सेम परमुटेशंस ही है, मतलब ये भी एक अरेंजमेंट ही है, ठीक है, सेम, इट इज एन अरेंजमेंट, जैसे परमुटेशन सब ऐसे ही, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इन विच ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि अब पहले हम देखते हैं कि ये परमुटेशन से अलग कैसे है, ठीक है। अगर अगर ये परमुटेशंस हो, सपोज करो मैंने आपको बताया था ROSE, आप इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? OSER, ठीक है, RESO, है ना? ऐसे करते करते आप इसकी बहुत सारी परमुटेशंस बना सकते हो, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने OSER लिखा या RESO लिखा, ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग वेज में अरेंज किया, लेकिन कॉम्बिनेशंस में ऐसा नहीं है। इसमें अगर एक्स वाई जेड है या वाई जेड एक्स है, तो वो सेम ट्रीट किए जाएंगे इसमें, इसीलिए इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब किस ऑर्डर में ये अरेंज है, ये मैटर नहीं करता। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, मतलब कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस में अरेंजमेंट्स ही हैं। परमुटेशंस एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब उन अरेंजमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट, कभी कभी हमें वो अरेंजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सेट से उठानी पड़ती हैं, इसीलिए हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट सेट से उठाएंगे तो उन वेज को, मतलब उन परमुटेशंस को या कॉम्बिनेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम उनको एक ही सेट से उठाएंगे तो उनको हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना? इसीलिए हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा, क्योंकि आपको परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस बनाना तो आ गई, लेकिन कभी कभी वो हमें अलग अलग सेट से उठानी पड़ती हैं, ठीक है। ये ऐसे जब एग्जाम्पल्स करोगे आपको क्लियरिटी तभी मिलेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आप, ठीक है। सपोज करो, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। हम्म आपको तीन लोग हैं आपके पास, XYZ, ठीक है। आपको इनसे दो लोगों की एक टीम बनानी है, ठीक है। आपको इन तीन लोगों टोटल में से दो लोगों की टीम बनानी है, कोई भी मैच खेल रहे हैं वो, क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो आप इनको किस किस वे में चूज कर सकते हो? अब देखो, दो लोगों की टीम्स बनानी है, मतलब आप कितनी टीम्स बना सकते हो? हाउ मैनी टीम्स कैन बी, हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, आप कितनी टीम्स बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा कन्वेंशनल वे में चलते हैं। एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, ठीक है, एक्स जेड ले सकते हैं, और ले सकते हैं। अब आप बोलो कि भैया हम जेड एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये तो सेम है। या तो आप जेड वाई ले लो, तो ये भी सेम है, या तो आप वाई एक्स ले लो, ये भी सेम है। तो इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। तो हम कितने टीम्स बना सकते हैं? 3 टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब हमने कॉम्बिनेशंस बना लिए टीम के, ठीक है। यही, दैट्स इट, यही है इस चैप्टर में, ठीक है। और अब हम इसको अगर फॉर्मूले के वे में लिखें, मतलब अब हम देखो, कभी कभी जब नंबर्स का बढ़ जाएगा, नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो तब तो मुश्किल होगा ना, तब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम,
मतलब एक टाइम पे हमने कितने लिए, दो लिए। तो अब याद है हम परमुटेशंस में कैसे लिखते थे इसको, 3p2 करके, ऐसे 3p2 करके, है ना। लेकिन इसमें हम कैसे लिखेंगे, 3c2। ठीक है। टोटल हमारे पास थ्री थे और उसमें से चूज हमने कितने किए, टू किए। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आगे बताएंगे। ठीक है, थोड़ी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं और। ठीक है, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखो, देर आर 12 पीपल इन अ रूम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 लोग हैं हमारे पास कमरे में। हर एक ने हर एक से हैंडशेक किया, है ना। हर एक ने हर एक से हैंडशेक किया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक ने हर एक से हैंडशेक किया। देखो ये मैं अब ये लिख नहीं रहा हूँ कि हर एक ने हर एक से हैंडशेक किया। मैं बोल रहा हूँ आप साथ साथ अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लो, क्योंकि इतना बड़ा उसको अंग्रेजी बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। देर आर 12 पीपल इन अ रूम। देर आर 12 पीपल इन अ रूम। हर एक बंदे ने हर एक से हैंडशेक किया, मतलब इसने इससे हैंडशेक किया, इसने इससे भी 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 हैंडशेक किया, है ना। तो अब मुझे बताओ, इसने इससे हैंडशेक किया, क्या इससे इससे हैंडशेक लेने की जरूरत है? नो, है ना। एक बार ले तो लिया एक्स और वाई, तो वाई एक्स क्यों लेंगे? ठीक है। तो इसीलिए हमने अब बताना है कि हाउ मेनी हैंडशेक्स, कमरे में कितने हैंडशेक्स हुए होंगे। हाउ मैनी हैंडशेक्स। तो अब ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन हम इसका फॉर्मूले में अरेंज कर सकते हैं। टोटल कितने थी हमारे पास ऑप्शंस, 12। 12 में से हमने कितने एक टाइम पे लिए, दो, क्योंकि दो लोग ही तो एक साथ हैंडशेक करते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 12c2। जैसे इसका बना 3c2। अब मैंने उसमें आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें होता है एनपीआर, उसमें होता है एनपीआर, इसमें होता है एनसीआर। ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला भी कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा ये मैंने कैसे लिखा, टोटल ऑफ 12 इन विच वी ओनली चूज टू। मतलब टोटल 12 में से दो ही लिए हमने एक टाइम पे। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, अभी बताऊंगा ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सिमिलर ऐसे ही लिख रहे हैं हम, एन सी आर। ठीक है ना। इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ये भी वही है। देखो अगर इसको सॉल्व करना हो मैं बता देता हूँ अभी इसको। जैसे एन पी आर हम कैसे सॉल्व करते थे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो एन सी आर पता है कैसे सॉल्व करेंगे, सेम, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे इंटू आर फैक्टोरियल ऐसा क्यों किया हमने। देखो आर क्या होता है, जितने हमने एक बार में लिए, जैसे इसमें हमने दो लिए एक बार में, लेकिन परमुटेशंस में ये भी काउंट हो जाता है ना। एक्स वाई, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो कॉम्बिनेशन में तो एक्स वाई एक बार ले लिया, तो वाई एक्स नहीं लेंगे। लेकिन परमुटेशन में तो ये वाई एक्स भी काउंट होगा। मतलब यहाँ पे जो दो हमने लिए वो डबल डबल आएंगे ना। तो उन डबल्स को, मतलब जो आर है, आर यहाँ पे दो है, वो दो बार आ जाएगा, तो उसको हटाने के लिए आर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो इसका ये फॉर्मूला बनता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 × 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 पे रुकेंगे क्योंकि नीचे 10 से कट जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैंसल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। लास्ट वीडियो में समझाया था, देख सकते हो। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो आंसर इज 66 हैंडशेक्स होंगे वो। होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब इसमें आपका ना ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कॉम्बिनेशन पूछा है या परमुटेशन पूछा है। क्योंकि हमें तो उसने बस यही पूछा कि हाउ मेनी हैंडशेक्स इन अ रूम। तो आपको ये खुद से कॉमन सेंस लगानी है कि अगर एक बंदे एक्स ने वाई से हैंडशेक किया, तो वो एक ही हैंडशेक हुआ। तो मैं उसको दो बार थोड़ी काउंट करूंगा कि एक्स ने वाई से भी किया है हैंडशेक और वाई ने एक्स से भी हैंडशेक किया, तो मैं उसको दो बार थोड़ी काउंट करूंगा। अगर ऐसी चीज होगी जिसको मैं दो बार काउंट कर सकता हूँ तो वो परमुटेशन में जाएगी। और अगर एक ही बार काउंट करूंगा तो वो कॉम्बिनेशन में जाएगी। ये थोड़ा आपको खुद से खुद से भी कॉमन सेंस रखनी है। देखो लॉजिक के बिना तो कैसे मैथमेटिक्स होगा, है ना।
कॉमन सेंस भी नहीं, लॉजिक कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, कॉमन सेंस तो क्या ही। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आया होगा। ये जो फैक्टोरियल वगैरह सॉल्व करना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसको 10 फैक्टोरियल तक ले जाके हम रोकते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है नीचे भी 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल होता है 2। ठीक है, तो वो इसके साथ कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, कैलकुलेशंस समझ में आनी चाहिए, तभी पीछे वाले वीडियो ध्यान से देखना, उनकी प्रैक्टिस करना, और मैंने बताया था कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नहीं तो मैं भी इसमें ना एमसीक्यूज की एक सेशन लेके आऊंगा, जिसमें मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के 1-1.5 घंटा एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इनफ है ये, क्योंकि इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल हम करते हैं। हम्म, देखो, देर आर, आई एम सॉरी, मुझे खांसी बहुत है, मैं बहुत दिन से डिले कर दिया है वीडियो बनाना। सॉरी फॉर दैट, प्लीज bear विद मी। देखो, देयर आर 7 पॉइंट्स इन अ सर्कल। आजकल जम्मू में हमारे ठंड बहुत है, तो इस वजह से हो चुकी है। देखो, एक सर्कल है हमारे पास, उसमें कितने पॉइंट्स हैं? 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये अब नहीं बोलना कि पॉइंट थोड़ी है, लेकिन पॉइंट ही है। अब उसने पूछा देर आर 7 पॉइंट्स इन अ सर्कल। अब वो कह रहे हैं कि आप कितनी कॉर्ड्स बना सकते हो इसमें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अब ये पॉइंट इसके साथ तो ज्वाइन नहीं होगा ना, ये पॉइंट तो इसके साथ ज्वाइन होगा, ये अगर इसके साथ भी हो जाए तो दो ही कॉर्ड्स बनती है, और ये इसके साथ होगा ज्वाइन, एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ऐसे, ये ऐसे ज्वाइन होगा। ठीक है, फिर ये इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी, ये इसके साथ होगी। ऐसे ही आपको पूछा उसने कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी मेड। अब देखो, अब आप इसमें परमुटेशन निकालोगे या कॉम्बिनेशन निकालोगे? देखो, अब यहां से यहां एक कॉर्ड गई, तो इसको आप दो थोड़ी काउंट करोगे। ए से बी कॉर्ड गई, वो तो एक ही काउंट करोगे। अब ये थोड़ी करोगे कि ए से बी एक कॉर्ड है और बी से एक कॉर्ड है। तो हम अंडरस्टूड है कि हम इसमें कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे? टोटल हमारे पास कितने पॉइंट थे? 7। 7 में से हमने कितने चूज करने हैं कॉर्ड बनाने के लिए? एक बारी में दो। तो 7C2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल से फिर से डिवाइड। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी हमारे पास 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल आने वाला है, और इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 6, इट इज इक्वल 21 कॉर्ड्स कैन बी मेड। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास चार लोग हैं, ए, बी, सी, डी। ठीक है, सेम, हमें दो लोग एक टाइम पे लेने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास? ठीक है, 4C2 विच इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कैसे होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर रुकेंगे, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल आना है और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल आना है। ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 6 वेज। देखो, वेज ही है, परमुटेशन भी वेज ही है, कॉम्बिनेशंस भी उन वेज की एक टाइप है कि वो उनको परमुटेशन बनाती है या कॉम्बिनेशन बनाती है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन में यही है। ठीक है, आपका खत्म है। लेकिन अब कुछ इसमें ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने परमुटेशन वाले वीडियो में आपको बताए थे बड़े इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट। तो इसके भी आप याद रखो, मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, है ना। उसमें जो बताए थे वो उसी में है। जैसे उसमें मैंने बताया था आपको, NP(r) = n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो वैसे ही इसमें भी होंगे हमारे पास। देखिए,
पहला है हमारे पास, पहला तो हमारे पास यही है कि भाई हमारा जो होता है कि एन पी आर जो होता है वो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर ही होता है। ठीक है ना। अभी मैंने बताया आपको, है ना, अभी मैंने बताया आपको क्योंकि अभी मैंने जैसे ऊपर ये ये कहाँ एक्सप्लेन किया मैंने, ये बताया ना कि एन सी आर क्या होता है, एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये आर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर फैक्टोरियल तो बनेगा ना सेम। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ऐसे आपको। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो मैंने बताया एन सी आर क्या होता है आपका, परमुटेशन ही होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो परमुटेशन ही है। लेकिन हम आर फैक्टोरियल का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें उसको दो बार काउंट नहीं करना है। ठीक है ना, एक ही वे को। तो अब क्या मुझे बताओ, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या? एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी आर डॉट आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस इज व्हाट एन पी आर, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। तो इसका एक किस्म का सॉर्ट ऑफ प्रूफ है, हमें जरूरत नहीं है लेकिन अब याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए हम ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा रिजल्ट हमारे पास है, दूसरा रिजल्ट हमारे पास है, हम्म, ये तो सेम है। दूसरा है हमारे पास एन सी जीरो इज इक्वल्स टू वन। ठीक है ना। देखो, अगर आपने, इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। रियली सॉरी फॉर द खांसी, पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रही थी लेकिन जब से वीडियो बना रहा हूँ ज्यादा हो रही है। रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए, अब इसकी भी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज करो आपके पास पांच ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। आपने कुछ लिया ही नहीं उनमें से, है ना, आपने कुछ लिया ही नहीं उनमें से। सपोज करो ऐसे ही पांच कपड़े मेरे बेड पे पड़े हुए हैं, पांच शर्ट्स पड़ी हुई हैं, आपने कोई चूज करके उनको अरेंज ही नहीं किया। तो वो जिस वे में बेड पे पड़ी हैं वो भी तो एक वे है ना जिसमें वो अरेंज हुई हुई है ऑलरेडी। तो इसीलिए जब हम किसी वे में अरेंज ही नहीं करेंगे, मतलब आर कुछ लेंगे ही नहीं हम, तब भी वो वन, एक वे तो होगा ऐसा। दैट्स व्हाई एन सी जीरो इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन सी एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे ये एक बात कैसे है, सपोज करो मैं लेता हूँ वही कॉर्ड वाली एग्जांपल लेते हैं। कॉर्ड वाली में क्या था, सेवन सी टू था ना। तो अगर हम इसको लें एक साइड पे, इसको इसके अंदर बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ जरा, सेवन सी टू। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ सेवन सी टू किसके बराबर है, सेवन सी फाइव के। सेवन सी फाइव क्या हो जाएगा, देखो सेवन सी टू क्या है, एन सी आर। ठीक है, सेवन सी एन माइनस आर मतलब सेवन माइनस टू, है ना। आर हमारे पास टू है हमारे पास यहाँ पे, तो सेवन माइनस टू इज दिस विच इज इक्वल टू सेवन सी फाइव। अब हमें देखना है कि यार क्या ये सच में इक्वल है, सेवन सी टू इज इक्वल टू सेवन सी फाइव है। देखो ऑब्वियसली है, सेवन फैक्टोरियल अपॉन सेवन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ही होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, सेवन फैक्टोरियल अपॉन सेवन माइनस फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल, यही आएगा। अब देखो इसको अगर हम और सॉल्व करें, सेवन फैक्टोरियल अपॉन सेवन माइनस टू क्या हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा, सेवन फैक्टोरियल अपॉन सेवन माइनस टू इज, सेवन माइनस फाइव इज टू फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। क्या ये दोनों सेम नहीं है? ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर। देखिए डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है क्योंकि रिजल्ट है ये। ठीक है ना, और ये याद रहे इसीलिए मैं इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आपको करवा रहा हूँ, थोड़ी क्या है तो कंप्लीट ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, इसमें हमारे पास और है कुछ। ठीक है, और है कुछ हमारे पास, हाँ, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी। इसका मतलब है, सपोज करो कोई भी, सपोज करो कोई भी आपको नंबर दिया गया,
एन मतलब 10 CA, मतलब सपोज को ऐसे दे दिया गया 10C2 = 10C7, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि एन तो एन है और यहाँ ए अलग है और यहाँ बी अलग है, ठीक है ना, तभी तो अलग वेरिएबल यूज किया। अगर ऐसा होगा तो पता है क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब देन ही होता है। या तो ए बी के बराबर होगा, ठीक है, या तो ए बी के बराबर होगा, या तो A + B = N होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें डायरेक्ट ही एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, क्या पता इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को ना पूछें, ठीक है ना। देखो अब मैं इसकी भी एग्जांपल करवाता हूँ एक। देखो इसकी एग्जांपल की जरूरत इतनी खास नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। सपोज करो एक एग्जांपल दिया है उसने, ये एग्जांपल तो नहीं आएगी पेपर में। NC9 = NC8 आ भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते। पॉइंट, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि NC9 = NC8, ये कुछ ऐसा ही नहीं है NCA = NCB। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो या तो A = B होगा, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या है फिर, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा होगा, 9 + 8 = 17 होगा, मतलब A + B = N होगा। तो N हमारा क्या निकला, 17। तो हमें मतलब क्या निकालना है, NC17, मतलब हमें क्या निकालना है, 17C17, तो विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये भी याद रखो, अब NC N अगर होता है तो वो 1 होता है ना, ये भी याद रखो। और अगर NP N होता है तो वो होता है N फैक्टोरियल, ये भी याद रखो आप, ठीक है। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्यों होता है इसके प्रूफ में इतना क्या जाना आपको जरूरत नहीं है। NC N मतलब आपने जितने वेज थे उन सब में वापस वैसे ही अरेंज कर लिया, ठीक है ना, तो तब भी एक ही हुआ ना वो, है ना। जैसे 4 कपड़े पड़े थे, उसको 4 अलग अलग वे में वापस वैसे ही रखा, वैसे ये मैथमेटिकल प्रूफ करके आएगा, लेकिन आप इनको याद रखो, ये डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। ये 4 आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। देखो कह रहे हैं कि कमेटी ऑफ 3 person is to be formed, 3 persons is to be formed, ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, ठीक है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा हमसे, इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ऐसा कितने वेज में हो सकता है, ठीक है। देखिए, देखिए सिंपल है। अ कमेटी ऑफ 3 person इज टू बी फॉर्म, मतलब हमें कितने लोग डालने हैं, 1 2 3, ठीक है। टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेंस एंड 3 वुमेन्स, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, 5। 5 में से हमें कितने चूज करने हैं, 3, है ना। तो हमें इसको सॉल्व करना आता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सी है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, ये मैंने ऊपर सॉल्व नहीं किया, 5 × 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 3 कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 10 इज द आंसर, ठीक है। ये सॉल्व करना मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तभी मैं यहाँ जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारा शायद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मैंने समझाया आपको, उनका यूज होगा। देखिए, कह रहे हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women, हाउ, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी ऑफ these
committee, how many of these committees would have would have one man and two women? देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, वन मैन एंड टू वुमेन। अब आप मुझे बताओ, वन मैन आपको कितने में से चूज करना है? वन मैन आपको कितने में से चूज करना है? टू में से कितना चूज करना है? वन। ठीक है। टू वुमेन आपको कितने में से चूज करनी है? थ्री वुमेन में से। थ्री में से कितनी चूज करनी है? टू वुमेन। और बीच में क्या है? एंड, मतलब इस सेट से भी चूज करना है और इस सेट से भी चूज करना है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, है ना? तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टू फैक्टोरियल अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल इंटू, ओ सॉरी, वन फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री माइनस टू फैक्टोरियल। अब ये डायरेक्ट करना है आपको, थ्री माइनस टू नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है आंसर इसका, इंटू टू फैक्टोरियल। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मेरे हिसाब से आ जाएगा 6। आप ये सॉल्व करिए, अगर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते वीडियो पॉज करके, मतलब आपने पिछले वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं। ठीक है। ये बहुत ईजी है। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, होप सो। ठीक है। अब एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लगा लो हमारी है। कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका सेट थ्योरी का लेके आऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत इजी चैप्टर है, बच्चों वाले चैप्टर है, लेकिन ये कि साथ साथ हम करते रहें तो ठीक रहेगा। ठीक है ना? और इनके एमसीक्यूज भी मैं ले आऊंगा, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लें आप पूरे, तो उसके बाद एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे हम एक एक चैप्टर की, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। साथ साथ या तो लाइव सेशन भी रख सकते हैं, वो देखेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, अगली एग्जाम्पल में हमें ना ये डेक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे तो ताश वगैरह हम खेलते हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे याद नहीं था कि इसमें कितने कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो आपको भी याद रखना चाहिए, तभी मैंने ये बना लिया है। ठीक है। तो देखते हैं हमारी एग्जाम्पल क्या कहती है। कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज of choosing four cards from a pack of 52 playing cards? ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन का खुद हम आंसर करते हैं। देखो, what is the number of ways of choosing four cards from a pack of 52 playing cards? 52 में से हमने क्या चूज करना है? फोर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल। वैसे अब इतने बड़े नंबर आपको सॉल्व करने को पेपर में मुश्किल ही आए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 270,725। ठीक है। आ भी गया तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? ये इजी है, क्योंकि इसमें जो 52 फैक्टोरियल हम कहाँ तक खोलेंगे? 48 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, क्योंकि 52 माइनस फोर 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ज्यादा कुछ हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बचेगा। मतलब इससे कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया? पहले का आंसर हमने ये कर दिया। एक और क्वेश्चन वो हमें पूछ रहा है। उसने पूछा कि हमें बताओ, इन हाउ मेनी ऑफ दीज इन हाउ मैनी ऑफ these four cards, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। ठीक है। देखो,
हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन से कार्ड्स ऐसे होंगे चार जिनमें सेम सूट होगा। देखो, अब हमारे पास कितने सूट्स होते हैं पहले हमें पता होना चाहिए। एक होता है स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स। चार सूट्स होते हैं हमारे पास, है ना? कितने में से टोटल कितने सूट्स होते हैं, मतलब मैं बताता हूँ। टोटल हमारे पास कितने सूट्स होते हैं? चार। ठीक है, हर एक सूट में हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 13 13 13 13। अब वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज सूट्स फोर कार्ड्स ऑफ सेम सूट, मतलब सेम सूट मतलब इसमें से इसमें से हमें सेम सूट के कार्ड चूज करने हैं। मतलब 13 में से हमें सेम सूट के कितने कार्ड चूज करने हैं? चार। तो मतलब 13C4, है ना? और इसमें से भी कितने चूज करने हैं? 13C4। इसमें से भी कितने चूज करने हैं? 13C4। इसमें से भी कितने चूज करने हैं? 13C4। अब देखो, अब जो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अब आप सोचिए और बताइए यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा? देखो, हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें से ही चार चूज करने हैं। इसमें से ही चार चूज करने हैं। इसमें से ही चार चूज करने हैं और इसमें से ही चार, मतलब लिंक नहीं है कि तो एक इससे करना है, एक इससे करना है, एक इससे करना है, एक इससे, ऐसा नहीं करना है। मतलब एक कलर का सूट इससे करना है, एक इससे करना है, एक इससे, ऐसा नहीं है। चार हमें स्पेड से ही करने हैं, चार हमें क्लब से ही करने हैं, चार इससे ही करने हैं और चार इससे ही करने हैं। मतलब इसमें एंड वाली कंडीशन तो नहीं है ना, कि इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो, है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो जब हम प्लस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, इसमें एक और चीज होती है। 13C4 को हम चार बार प्लस करने से अच्छा चार से ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? ये तो बचपन की क्लास, मतलब फोर्थ क्लास का मैथ्स है। 4 into 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 2860। ये आपको सॉल्व खुद करना आना चाहिए, बहुत ईजी है। हाँ, अगर किसी को ये समझ नहीं आया हमने प्लस क्यों किया, अब फिर से सुनो। इन हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स और ऑफ सेम सूट? ठीक है, सेम सूट के चार कार्ड चाहिए हमें स्पेड में से, सेम सूट के चार कार्ड चाहिए हमें क्लब में से, ठीक है ना? और सेम सूट के में चाहिए डायमंड्स में से, ऐसे ही करके। ये बहुत इजी है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें ये इसीलिए समझा रहा हूं मैं कि ताकि, मतलब ये एग्जांपल इसीलिए लिया है कि ताकि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काउंट मतलब क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें उसने पूछा है। इन हाउ, बस इसमें यही ध्यान रखना है इसकी, प्लस कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, और कुछ भी नहीं है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज इन हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स बिलोंग्स टू फोर डिफरेंट सूट? अब देखो, कह रहा है कि फोर कार्ड्स बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट्स। मतलब जो आप चार कार्ड्स लोगे ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सूट से आना चाहिए। मतलब इससे भी आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए, इससे भी आना चाहिए, है ना? समझ रहे हो ना? मतलब फोर डिफरेंट सूट से, मतलब खाली स्पेड से ही नहीं आना चाहिए। अब इसमें आया था फोर कार्ड्स बिलोंग टू सेम सूट, इसमें था सेम सूट से आना चाहिए। मतलब जो चार कार्ड्स आप चूज कर रहे हो, वो इसी सूट से आना चाहिए। सूट होता है आपका स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ठीक है ना? जो आप चार कार्ड चूज कर रहे हो, वो सेम सूट से आना चाहिए। अब सारे चार हमने इसी से ले लिए। अब मैंने कहा एक सेट से लिया तो प्लस करेंगे, है ना? और सारे चार इसी से ले लिए, सारे चार इसी से ले लिए। अब लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, इन हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट्स? मतलब फोर डिफरेंट सूट्स, मतलब जो आप चूज करोगे ना चार कार्ड्स, उन चार कार्ड्स में एक इसका भी आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए। तो अब ये बना ना एंड वाली कंडीशन, तो बना मल्टीप्लाई, है ना? तो इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन लाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अब हमें कितने चूज करने हैं? हर एक सूट में कितने कार्ड है? 13। कितने चूज करने हैं? 4। और इसको आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करके जब का आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आएगा आंसर, वो आप
खुद ही निकाल सकते हो। एक मिनट। How many- एक मिनट, एक मिनट। देखो ना, फोर कार्ड्स बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट, मतलब एक से तो एक ही चूज करना है ना अब। अगला जो चौथा कार्ड है वो दूसरे से चूज करना है ना। यही बोला मैंने, लेकिन लिखा थोड़ा गलत। देखो, उसने बोला फोर कार्ड्स बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट्स, मतलब जो चार कार्ड्स आप लोगे, एक इससे होना चाहिए, एक इससे होना चाहिए, एक इससे होना चाहिए, एक इससे होना चाहिए, मतलब 13 में से अब एक एक चूज करना है ना हमको। तो इसीलिए 13C1 लिखेंगे। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो 13C1 आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13 की पावर 4। ठीक है, ये सॉल्व करके अब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है ना। अब देखो 13C1 आपको पता है, जैसे कि NC1 है ना। तो NC1 क्या होता है, N ही होता है। तो 13 ही होगा, 13 × 13 × 13 × 13 क्या होता है, 13 की पावर 4। ठीक है, समझ में आया? होप कि आपको समझ में आया होगा, आप ये फिर से देख सकते हैं। देखो, हमें फिर से देखते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। ठीक है, सेम सूट में से हमें चार कार्ड्स उठाने हैं। ठीक है, सेम सूट में से चार कार्ड उठाने मतलब हमें स्पेड में से ही चार कार्ड उठाने हैं। उठा लिए। लेकिन सूट तो हमारे पास एक और है, क्लब, तो इसमें से भी चार कार्ड उठा लिए। एक और है डायमंड, इसमें से भी चार कार्ड उठा लिए। एक और है हार्ट्स, इसमें से भी चार कार्ड उठा लिए। तो इसीलिए प्लस किया, क्योंकि जो सारे सूट हमें चाहिए वो स्पेड से ही चाहिए, ये सारे चाहिए क्लब से ही चाहिए, ये सारे चाहिए डायमंड से ही चाहिए, ये सारे चाहिए हार्ट से ही चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इसमें उसने बोल दिया हाउ मेनी ऑफ दीज फोर कार्ड्स, कार्ड्स कितने हैं, मिनट, फोर कार्ड्स बिलोंग टू फोर डिफरेंट सूट्स, है ना। फोर कार्ड्स लेने हैं, लेकिन वो चारों अलग अलग सूट से आने चाहिए, चारों अलग अलग सूट से आने चाहिए, मतलब एक का इसका आना चाहिए, एक इसका आना चाहिए, एक इसका आना चाहिए, एक इसका आना चाहिए। है ना। मतलब इसमें से एक चूज करना है, 13C1, इसमें से भी एक चूज करना है, इसमें से भी एक चूज करना है, इसमें से भी एक चूज करना है। और ये एंड वाली कंडीशन बन रही है, तो इसलिए इसमें हमने मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले क्वेश्चन में। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, और लेकिन समझने वाला है, मतलब अगर इसने अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ना पढ़े हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं होते सॉल्व। वो बस आपको ऐसे फॉर्मूला रट के चले जाओगे तो बिना उसके, जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, मैंने कहा ना, जब वेस को मिक्स किया जाएगा तो तब थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें एक और। और है हमारे पास, इन हाउ मेनी ऑफ दीज टू आर रेड कार्ड्स एंड टू आर ब्लैक कार्ड्स। देखो, इसमें तो साफ सामने ही लिख दिया उन्होंने, और पेपर में भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही लिखा होगा, आपको जरूरी नहीं कि इतना सोचना पड़ेगा कि इसमें एंड लग रहा है या और लग रहा है। तो हो गया बिल्कुल ही हाई लेवल। ठीक है ना। टू आर रेड कार्ड्स एंड टू आर ब्लैक कार्ड्स। अब देखो, रेड कार्ड्स कितने होते हैं किसी भी ताश में, 26। ब्लैक कितने होते हैं, भी 26। ठीक है, और उसमें से हमें दो चूज करने हैं, है ना। तो हो सकता है आपने आंसर पहले ही लिख दिया हो। ठीक है, 26 में से कितने चूज करने हैं, दो, है ना। 26 में से कितने चूज करने हैं, दो रेड। और ब्लैक में से कितने चूज करने हैं, दो ब्लैक, है ना। अब बताओ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे। अब सामने ही एंड लिख दिया उसने, तो मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसका भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। जब भी आप सॉल्व करोगे बहुत बड़ा आंसर आएगा, ये 325 का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस देखो, उसमें तो आपको इजी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ऐसी नहीं होगी, लेकिन ये भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। और ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है ये। ठीक है, अब आप सोच रहे हो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा भी नहीं है, ये देखो, क्योंकि हमें इसको 24 फैक्टोरियल तक ही लेके जाना है, और नीचे ही 24 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 13, 25 × 13 करोगे तो आपका आ जाएगा ना 325, है ना। तो इसको सॉल्व करके आया 325, इसको सॉल्व करके आया 325, तो उसका स्क्वायर ही किया हमने, और स्क्वायर भी हमें
बहुत सारी ट्रिक्स वो कितने एग्जाम्स में सिखाते हैं वो, है ना, जनरल एप्टीट्यूड है वो। तो बस इजी है। ठीक है, ये बस ट्राई करनी है हमने निकालने की। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं हम। फोर, ठीक है, क्या कह रहे हैं फोर्थ में, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। कार्ड्स आर, देखो इन हाउ मेनी ऑफ दीज आप खुद लिख देना, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। देखो सेम कलर के क्या होंगे, रेड और रेड और ब्लैक ही होता है उसमें। ठीक है, कार्ड और ऑफ सेम कलर, तो हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, देखो कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, मतलब फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, तो इजी है ये। ठीक है, मतलब सेम कलर मतलब एक रेड, रेड के 26 और ब्लैक के 26। 26 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, फोर। 26 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, फोर। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा, प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, ये आप देखो। फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, मतलब चार रेड से भी सिलेक्ट करने हैं, मतलब चार या तो रेड से सिलेक्ट करो या तो ब्लैक से सिलेक्ट करो, है ना, लेकिन आपको चार ही करने हैं। या तो रेड से आएंगे वो चार, या तो ब्लैक से आएंगे, लेकिन उनका कलर सेम होना चाहिए, है ना, कलर सेम के होने चाहिए वो। अब वो चारों चाहे रेड से आ जाए, चाहे चारों ब्लैक से आ जाए, अब उसने थोड़ी बोला रेड भी चलेगा ब्लैक भी चलेगा। ठीक है ना, या तो चारों रेड से आ जाएं या तो चारों ब्लैक से आ जाए, मतलब एक ही सेट से आने हैं, एक सेट से आने हैं तो प्लस ही करेंगे। ठीक है ना, एक ही सेट से आने हैं तो प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुई आप मेरे को बताना, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वगैरह। तो क्योंकि इसी में होती है मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं है। बाकी लेकिन आप ये सारा लिखते जाएं, क्योंकि जो रिजल्ट्स मैंने आपको लिखा है वो ऐसे बच्चों को तो धीरे धीरे कराए जाते हैं समझा समझा के, तो उनको याद रहते हैं। आप लोग भी उनको लिख के थोड़ा अच्छे से रट लें, उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने अच्छे से दी है। तो कोई भी डाउट हो कंफ्यूजन हो मुझे बताना। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन तब तक आप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट में भी कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, कितनी टाइप्स किए हैं हमने, तो इसी में से पूछा जाएगा। तो आप ये अच्छे से कर लें क्वेश्चंस, यही जो क्वेश्चंस कराए हैं इन्हीं को अच्छे से समझ लें, मतलब इन्हीं में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चंस पे जाने से पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा सेट्स। ठीक है, सेट्स के बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन सेट तो मुझे लगता है एक वीडियो में भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, हम अगर 10 आउट ऑफ 10 चाहते हैं तो थोड़ा अच्छे वे में ही खत्म करेंगे। तो इसमें अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो आपका खत्म है। ठीक है, इसके बस एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस करने हुए तो अ, किसी दिन मैं वीडियो लेकर आऊंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।